Hello students, today we will study the topic animal husbandry. Now, when we are talking about animal husbandry, let's know what this animal husbandry is all about. But before I tell you about animal husbandry, you might have seen in NCERT the topic called strategies for the enhancement in food production. That means right now we are focusing on the strategies to increase food production. Look, world population is increasing day by day. When population is increasing, what we require is more and more food. Now, right now we'll not talk about plants, we will focus only on animals. Now, animals, when we are talking about, we will focus on animal husbandry. Now, animal husbandry is the agricultural practice of breeding and raising livestock. Now, what do you mean by livestock? जो पालतू जानवर होते हैं उन्हें कहा जाता है लाइव स्टॉक. पालतू जानवरों के एक ग्रुप को क्या कहा जाता है? लाइव स्टॉक. लुक, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक. लाइव स्टॉक इंक्लूड्स व्हाट? काउ, बफेलो, शीप, गोट, हॉर्स, पिग एटसेट्रा. तो ये सब चीज किसमें इंक्लूड होती हैं? लाइव स्टॉक. नाउ यहां पर बोला एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस. सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जब एनिमल्स की बात की थी तो उसके साथ किसकी भी बात की थी? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस मतलब जो आदमी एग्रीकल्चर करता था वो जानवरों को भी पाला करता था. एंड राइट नाउ वी आर फोकसिंग ओनली ऑन लाइव स्टॉक. Look, but when we are talking about food production, the livestock extended includes what? Fishery. Extension में अब किसको भी include किया गया? Fishery को. Fishes को पकड़ने के production की बात की, mollusca, crustacean, ये सब की बात की. But right now, let us focus on the animals itself. More than 70% livestock is in India and China. 70% से ज्यादा लाइव स्टॉक केवल इन दो कंट्रीज में है जिनका नाम है इंडिया और चाइना. इन दोनों को मिलाकर वर्ल्ड का 70% लाइव स्टॉक है. इन दोनों कंट्रीज के पास 70% से ज्यादा लाइव स्टॉक है. बट सरप्राइजिंग इज द प्रोडक्टिविटी इज हार्डली 25%. 70% लाइव स्टॉक इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू वर्ल्ड फार्म. देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड फार्म इज ओनली 25%. Why is it so? Look, per unit productivity is very low. जब आपने 25% की बात की है इसका मतलब क्या हुआ? इन एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी पर यूनिट प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो. नाउ व्हाई? कन्वेंशनल प्रैक्टिस, पुराने तरीके से ही अपन ब्रीडिंग करवाते आ रहे हैं और उनकी एनिमल की केयर करते आ रहे हैं. व्हाई? कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस ऑफ एनिमल ब्रीडिंग एंड केयर की वजह से. नाउ व्हाट टू डू? वी वांट इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी. अब हमें क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी, लाइव स्टॉक की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों को इंप्रूव करना है. तो क्या करना जरूरी होगा? वी हैव टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी ऑल्सो. इज दिस क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट डेयरी फार्म मैनेजमेंट. डेयरी फार्म मैनेजमेंट की बात करें तो यहां पर एक टर्म देखना जरूरी है. व्हाट इज डेयरिंग? डेयरिंग डील्स विद व्हाट? एनिमल्स. इट इज डीलिंग विद द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स. लुक, डेयरिंग, मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स. मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, यू नो, बटर मिल्क, घी, बटर एटसेट्रा. So it is only management of animals for milk and its product which are required for human consumption. Now, when we are talking about dairy farm management, right now I told you about dairying. Now we are dealing with dairy farm management. It deals with, here we deal with the process and the system that increases the yield. The process and the system that increases the yield and improves the quality of milk. So this is included in dairy farm management. Now, when we are talking about increase of milk yield, so we have to take care of, we have to take into account an important point, that is breed of an animal. Look, milk yield
primarily, hello, it's primary. Milk yield primarily depends on the quality of breeds in the farm. उस फार्म के अंदर जो ब्रीड आपने पाली है, जो नस्ल जानवर की आपने पाली है, उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिपेंड करती है. फॉर एग्जाम्पल, एक फार्म के अंदर आपके पास 50 होल्स्टीन फ्रीजियन काव हैं और दूसरे फार्म के अंदर आपके पास 50 गिर काउज हैं. होल्स्टीन फ्रीजियन काव की एक ब्रीड है, काव की एक नस्ल है. और अगर आपने कभी नाम सुना हो तो होल्स्टीन फ्रीजियन जो काव की ब्रीड है, दैट इज द बेस्ट ब्रीड इन द वर्ल्ड. इससे ज्यादा दूध कोई भी गाय की नस्ल नहीं देती. नाउ 50 होल्स्टीन फ्रीजियन एंड गिर. इंडिया के अंदर काव की बहुत सारी ब्रीड्स हैं, बहुत सारी नस्ल हैं. उसमें से एक ब्रीड, एक नस्ल का नाम बता रहा हूं, दैट इज गिर, जो गुजरात की फेमस है. ना, एक फार्म के अंदर 50 होल्स्टीन, 50 होल्स्टीन और दूसरे के अंदर 50 गिर. तो मिल्क प्रोडक्शन किसका ज्यादा हुआ? होल्स्टीन. किसका ज्यादा हुआ? तो यहां पर पॉइंट मैंने अभी आपको बताया, मिल्क यील्ड प्राइमरी डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स इन द फार्म. आई होप यू गॉट द पॉइंट. नाउ, when we are focusing on breeds, that means we require selection of breed. What we have to do is, ज्यादा दूध देने वाले गाय की नस्ल को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा. जो बहुत कम दे रही है उसका तो कोई मतलब नहीं फिलहाल. क्लियर? नाउ, सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स. गुड ब्रीड्स के सिलेक्शन के लिए दो इंपॉर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए उस ब्रीड में. द फर्स्ट वन इज हाई यील्डिंग पोटेंशियल. ज्यादा दूध देने की क्वालिटी होनी चाहिए, अलॉन्ग विद डिजीज रेजिस्टेंस. दूध देने की क्वालिटी भी ज्यादा हो और डिजीज टॉलरेंस, डिजीज रेजिस्टेंस भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. इज दिस क्लियर? नाउ, when we are talking about the high yielding potential, तो किसी भी काव का या किसी एनिमल का जो यील्ड पोटेंशियल है, मिल्क यील्डिंग पोटेंशियल है, वो कई पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा. फर्स्ट, ठीक, so following are the parameters. Housed well. Animals should be housed well. They should be given adequate water, maintained in disease-free environment, and they should be fed in scientific manner. I repeat, यील्ड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, एनिमल को ढंग के घर में रखा जाए. घर का मतलब एनिमल शुड बी केप्ट इन शेड. ऐसा नहीं सर्दी गर्मी बरसात हमेशा जानवर खुले में ही बंधा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. एनिमल शुड बी केप्ट इन शेड. सो दिस इज टर्म्ड एज एनिमल शुड बी हाउस्ड वेल. एडिक्वेट वाटर. एक जानवर को दिन में कितनी बार पानी पिलाना है यह भी ध्यान रखा जाए. मेंटेन इन डिजीज फ्री एनवायरमेंट. डिजीज फ्री जगह पर जानवर को रखा जाए, क्योंकि कितना भी ज्यादा मिल्क यील्डिंग पोटेंशियल हो, अगर बीमार रहेगा तो प्रोडक्टिविटी कम ही होगी. नाउ, फीडिंग. रिमेंबर, फीडिंग शुड बी कैरिड आउट इन साइंटिफिक मैनर. साइंटिफिक मैनर का मतलब क्या हुआ? एनिमल की डाइट में प्रोटीन का कंटेंट, फाइबर का कंटेंट, ये सब साइंटिफिकली मैनेज होना चाहिए. अगर फाइबर कंटेंट बहुत कम होगा तो एनिमल के अंदर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा. इज दिस क्लियर? नाउ, सो फूड शुड बी गिवन इन साइंटिफिक मैनर. एंड वन मोर थिंग शुड बी टेक इन टू अकाउंट, दैट इज क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फॉडर. अच्छी क्वालिटी का फूड पेट भर के जानवरों को खिलाए. ऐसा नहीं क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं हो, एक बार फिर मिल्क यील्ड पोटेंशियल गिर जाएगा. दूसरा, क्वांटिटी बहुत अच्छी हो लेकिन भरपेट नहीं खिला रहे हो, अगेन पोटेंशियल विल डिक्रीज. सो यील्ड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन दीज पैरामीटर्स. नाउ, वन मोर थिंग, स्ट्रिंजेंट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन. साफ सफाई का स्ट्रिक्टली ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेयरी फार्म मैनेजमेंट में दिस इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस. ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस की चीज है साफ सफाई. साफ सफाई नॉट ओनली ऑफ कैटल एंड हैंडलर्स. जानवरों की साफ सफाई और उसको हैंडलिंग करने वाले लोगों की ही बात नहीं कर रहा हूं. वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन मिल्किंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट. मिल्किंग के टाइम पर यू हैव टू टेक केयर ऑफ हाइजीन. एट द टाइम ऑफ स्टोरेज, जिस बर्तन में आप रख रहे हो अगर बेकार होगा, कोई बेकार की चीज पड़ी होगी तो दूध फट जाएगा, सड़ जाएगा.
Transport में also you have to take care. So what I use the term paramount importance के लिए साफ सफाई बहुत जरूरी है. तो साफ सफाई is of paramount importance not only for cattle and handlers but even for milking. बड़ी बड़ी डेयरी इंडस्ट्री के अंदर तो आजकल आपने कभी टीवी में भी देखा हो और या सुना भी हो, एनिमल के डायरेक्ट मशीन लगा दी जाती है अडर्स पर, उनके निपल्स पर, और वहीं से उनकी टीट से मिल्क होता हुआ कहां चला जाता है? कंटेनर के अंदर, उस बर्तन में. नाउ दिस कंटेनर इज पोर्ड इनटू द लार्ज कंटेनर, और वो लार्ज कंटेनर होता है बड़ा सा ट्रक, और वो ट्रक सीधा कहां चला जाता है? इंडस्ट्री में, और पाइप्स के थ्रू वो अलग अलग जगह चैनलाइज हो जाता है और वहीं से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. इतने का मिल्क बनेगा, इतने का बटर मिल्क बनेगा, इतने से बटर बनाना है, एंड इतने से आपको आइसक्रीम और अदर जो कोई भी प्रोडक्ट्स हो. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंजेंट क्वालिटी मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन. तो सफाई की जो बात कर रहे हैं, तो अब देखो उसमें क्या चेंज है. Nowadays the process has become mechanized. जो मैंने अभी आपको बोला, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज और जो डेवलप कंट्रीज है वहां पर आप देखेंगे, इनफैक्ट इंडिया जैसी कंट्रीज में कई जगह आपको ये चीज मिलेगी. सो द प्रोसेस हैव बिकम मैकेनाइज्ड. सो द मैकेनाइज्ड प्रोसेस हैव डिक्रीज द चांसेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद प्रोड्यूस विद हैंडलर. जो प्रोड्यूस है उसका हैंडलर के साथ कम से कम कॉन्टैक्ट कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ मैकेनाइज्ड प्रोसेस. इज दिस क्लियर? राइट नाउ वी हैव सीन डेयरी फार्म मैनेजमेंट. डेयरी फार्म मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीड, सबसे इंपॉर्टेंट. दूसरी बात, वी हैव टू टेक क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, दैट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस. नाउ let's talk about few important names of the breed. Look, when we are talking about breeds, we will talk about breeds of cow, buffalo, sheep and goat. Look, ब्रीड की बात करोगे तो आपने नाम सुना होगा, नस्ल हिंदी में बोला जाता है नस्ल, और इंग्लिश में वी कॉल इट एज ब्रीड. लुक, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट काउ, द साइंटिफिक नेम ऑफ काउ इज बॉस इंडिकस. जैसे ह्यूमन बींग्स को होमो सेपियंस बोलते हैं, वैसे ही काउ का साइंटिफिक नेम है बॉस इंडिकस. नाउ काउस आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज. पूरी की पूरी काउ की जो ब्रीड्स होती है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया. नाउ जो ज्यादा दूध देती हैं उनको बोलते हैं मिल्क ब्रीड, लेकिन इनके बैल स्ट्रांग नहीं होते. दूसरा होता है ड्रॉट, विच आर यूज्ड फॉर वर्किंग एंड रफ टफ पर्पसेस, दे आर टर्म्ड एज ड्रॉट, लेकिन ये मिल्क ज्यादा नहीं देती. एंड द थर्ड इज जनरल यूटिलिटी, दूध भी ठीक और बैल भी ठीक, बट वी विल फोकस ओनली ऑन मिल्क ब्रीड. राइट नाउ मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने पर ही अपन फोकस करेंगे, बिकॉज यू हैव हर्ड द कंसेप्ट ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट व्हाइट रिवोल्यूशन, जिसके बारे में आपको बताऊंगा. राइट नाउ मिल्क ब्रीड, बहुत ज्यादा दूध देने वाली काऊ की जो ब्रीड होती है उनको बोलते हैं मिल्क ब्रीड. नाउ वी विल फोकस ऑन द इंडिजिनस ब्रीड. कुछ इंडियन नस्लों के बारे में, कुछ इंडियन ब्रीड्स के बारे में मैं आपको नाम बताता हूं. गिर इज एन इंडियन मिल्क ब्रीड ऑफ काउ. साहिवाल, रेड सिंधी. तो इंडिया के अंदर ज्यादा दूध देने वाली गायों के नस्लों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं. उसमें एक नाम गिर, साहिवाल और रेड सिंधी है, लेकिन जब एक ही सिलेक्ट करना पड़े तो दिस इज साहिवाल. This is the best milk breed but in India. साहिवाल इंडिया की बेस्ट मिल्क ब्रीड है. तो जब इंडिया की बात की है तो अपन फॉरेन मतलब एग्जॉटिक ब्रीड्स के बारे में भी 2 नाम सुन लें. When we are talking about foreign, that means we are talking about exotic breeds. As I told you earlier, Holstein Friesian नाम से अगर थोड़ा सा पता लगे, हॉलस्टीन इट बिलोंग्स टू हॉलैंड. हॉलैंड मतलब नीदरलैंड्स, वो जो आप डच के नाम से जानते थे पुराना. क्लियर? सो हॉलैंड, दिस इज द बेस्ट मिल्क ब्रीड इन द वर्ल्ड. अगर दुनिया में एक नाम पूछा जाए तो केवल हॉलस्टीन फ्रीजियन ही होगा, जो सबसे ज्यादा दूध देती है गाय. ना अगेन
जो ज्यादातर लोगों को पता है जर्सी, इंडिया के अंदर भी आपने जर्सी गाय का नाम सुना है। जर्सी बिलोंग्स टू इंग्लैंड, ये इंग्लैंड की गाय है जो काफी दूध देती है। एंड ब्राउन स्विस, एज यू कैन गेस, दिस इज फ्रॉम स्विट्जरलैंड। बट जब वर्ल्ड वाइड एक ही नाम आया तो मैंने केवल किसकी बात की? हॉलस्टीन। सो द बेस्ट इन द वर्ल्ड इज हॉलस्टीन एंड द बेस्ट इन इंडिया इज साहिवाल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बफेलो। एक एक नाम इनके भी सुन लेते हैं। बफेलो टर्म्ड एज बुबेलस बुबेलिस, इसे वाटर बफेलो भी बोला जाता है। स्किन काली होती है, गर्मी ज्यादा लगती है, स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते और पानी में तैरना, कीचड़ में लौटना, गीली मिट्टी को अपनी स्किन पर चिपकाए रखना ये पसंद करती है। नाउ दिस मुर्रा, इंडिया के अंदर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बफेलो, भैंस की अगर कोई सबसे अच्छी नस्ल इंडिया में है तो वो है मुर्रा। इंडिया के अंदर भैंस की एक और नस्ल है जो दूध अच्छा देती है, उसका नाम है महसाना। नाउ महसाना की बात करोगे तो दिस इज इन गुजरात। अगर आपको पता हो, महसाना डिस्ट्रिक्ट में ही इंडिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क भी है। नाउ टॉकिंग अबाउट शीप, द साइंटिफिक नेम ऑफ शीप इज ओविस एरीज। नाउ मरीनो, अगर मरीनो की बात करोगे, मरीनो वूल का नाम सुना होगा, तो मरीनो इज अ ब्रीड ऑफ शीप विच बिलोंग्स टू कंट्री ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करती है मरीनो शीप और इसके वूल के बारे में आपने काफी सुना है। नाउ गोट, कैप्रा कैप्रा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गोट। और गोट की बात करूं तो केवल एक छोटा सा नाम, अगर आप में से किसी ने नाम सुना हो पश्मीना वूल, ज्यादातर लोगों ने इसका नाम सुना है कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वूल में एक नाम आता है पश्मीना का, तो वो मिलती किससे है? गोट से, बकरी से मिलती है, नॉट फ्रॉम शीप। सो दिस इज कश्मीरी पश्मीना। कश्मीरी पश्मीना is a breed of goat which is found in Kashmir and also in हिमाचल प्रदेश। तो कश्मीरी पश्मीना गोट की एक ब्रीड है जिससे आपको वर्ल्ड का एक बेस्ट वूल भी मिलता है जिसका नाम है पश्मीना। इज दिस क्लियर? एज आई टोल्ड यू अबाउट ब्रीड्स, एनिमल में मैंने आपको बहुत तरह की ब्रीड्स बताई, बट आई फोकस मेनली ऑन काउ। द सुपीरियर वन इन द वर्ल्ड वॉज हॉलस्टीन एंड दैट इन इंडिया आई टोल्ड यू अबाउट साहिवाल। लुक नाउ we'll focus on now breeding of animals. जब एनिमल ब्रीडिंग की बात करेंगे, why we are focusing on breeding? ब्रीडिंग की बात करोगे तो क्यों करवा रहे हैं, क्या इंटेंशन है? तो लुक, टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ एनिमल, एनिमल की यील्ड बढ़ाने के लिए सोचा जाएगा। दूसरी बात, इंप्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस आपको चाहिए उसकी भी क्वालिटी डिजायरेबल मेंटेन हो। फॉर एग्जाम्पल, वेन वी आर टॉकिंग अबाउट शीप, शीप के अंदर अगर आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल चाहिए तो उसी तरह से आपको मेटिंग करवानी पड़ेगी, उसी तरह से आपको सेलेक्टिव ब्रीडिंग करवानी पड़ेगी कि किस ब्रीड को किससे करवाएं क्रॉस, या अगर सेम ब्रीड में कर रहे हैं इन ब्रीडिंग तो वो कैसे की जाए। नाउ लुक, एनिमल ब्रीडिंग इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू। फर्स्ट इज इन ब्रीडिंग एंड अदर इज आउट ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक होता है इन ब्रीडिंग और एक होता है आउट ब्रीडिंग। अगर क्लोजली रिलेटेड मेंबर में ब्रीडिंग करवानी है तो उसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग। आई रिपीट, अगर रिलेटेड मेंबर्स में ब्रीडिंग हो रही है और रिलेटेड में भी क्लोजली रिलेटेड में तो बोलोगे इन ब्रीडिंग, तो क्या बोला जाए? लेकिन अगर अनरिलेटेड मेंबर्स में है तो बोलेंगे आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग इज बिटवीन अनरिलेटेड, तो जब इसकी डिटेल आएंगी तब देखेंगे, बट फर्स्ट लेट्स फोकस ऑन इन ब्रीडिंग। लुक, इट इज द मीटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। ज्यादा क्लोजली रिलेटेड, मोर क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स में 4 to 6 जनरेशन तक आप क्रॉसिंग करवाते जाएं, मेटिंग करवाते जाएं, तो इसे बोलेंगे इनब्रीडिंग। तो इसे क्या बोलेंगे? इनब्रीडिंग। व्हाई? बिटवीन क्लोजली रिलेटेड मेंबर। लुक, इन केस ऑफ एनिमल्स, इफ यू वांट टू इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, अगर एनिमल्स के केस में होमोजाइगोसिटी बढ़ानी है तो केवल एक ही तरीका है, इनब्रीडिंग करवाना है। क्योंकि प्लांट्स होते तो उनमें क्या करवा सकते हैं? सेल्फिंग, लेकिन एनिमल में तो सेल्फिंग पॉसिबल है नहीं, तो एनिमल में क्लोजली रिलेटेड मेंबर के बीच में क्रॉसिंग करवाएंगे, मेटिंग करवाएंगे, इसको बोलते हो आप इनब्रीडिंग।
वाई वी आर डूइंग इनब्रीडिंग? इनब्रीडिंग इसलिए कर रहे हैं टू इवॉल्व प्योर लाइन. क्या चाहिए? टू इवॉल्व प्योर लाइन. अगर एनिमल में प्योर लाइन चाहिए तो इनब्रीडिंग करवानी पड़ेगी, लेकिन एनिमल में कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज के लिए ही प्योर लाइन आप क्रॉसिंग करवा सकते हैं, इनब्रीडिंग करवा सकते हैं. सारी जीन्स के लिए, सारी क्वालिटीज के लिए प्योर लाइन ऑब्टेन नहीं किया जा सकता. नाउ लुक, when we are talking about inbreeding, what we do is we take superior male and we take superior female. सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद दे आर क्रॉस्ड, उससे व्हाट यू ऑब्टेन इज प्रोजेनी. नाउ यू ऑब्टेन इज व्हाट? प्रोजेनी. दिस प्रोजेनी इज लेटर इवेल्युएटेड. नाउ व्हाट इज सुपीरियर मेल? सुपीरियर मेल वो होता है विच गिव्स सुपीरियर प्रोजेनी एज कंपेयर टू अदर मेल. जो दूसरे मेल के कंपेयर में सुपीरियर बच्चे पैदा करे उसको बोलते हैं सुपीरियर मेल. नाउ सुपीरियर फीमेल. सुपीरियर फीमेल इज दैट फीमेल विच यील्ड्स मोर मिल्क पर लैक्टेशन. जब भी दूध दे, ज्यादा ही दूध दे, तब उसको बोला जाता है सुपीरियर फीमेल. तो इनको सिलेक्ट किया जाता है, इनमें क्रॉसिंग करवाई जाती है और इनसे जो बच्चे पैदा होते हैं दैट मीन्स प्रोजेनी, इनको इवैल्यूएट किया जाता है. इनमें से भी सुपीरियर को फिर बाद में क्रॉस करवाया जाता है. नाउ राइट नाउ आई टोल्ड यू अबाउट इनब्रीडिंग. तो अगर इफ यू वांट टू इवॉल्व अ प्योर लाइन, यू आर लेफ्ट ओनली विद एन ऑप्शन दैट इज टर्म्ड एज इनब्रीडिंग. Look, what are the advantages of inbreeding and what are the disadvantages of breeding? First, let's talk about advantage of breeding. First, we'll talk about the advantage of breeding, but which kind of breeding? Inbreeding. Now, inbreeding increases homozygosity. Inbreeding increases homozygosity. Look, इफ यू हर्ड अबाउट मेंडल, अगर आपने मेंडल का नाम सुना है तो आपको प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट के बारे में पता है. मेंडल ने कैपिटल टी बोला था प्योर टॉल प्लांट्स को और स्मॉल टी बोला था प्योर ड्वार्फ प्लांट को. इसका मतलब ड्वार्फ मतलब छोटे प्योर लाइंस के लिए एक सिंबल क्या था? टी. और प्योर टॉल के लिए सिंबल क्या था? कैपिटल टी. लेकिन टॉल विच आर हीट्रोजाइगस, उनके लिए सिंबल क्या था? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. तो ये है प्योर लाइन फॉर टॉल और ये है प्योर लाइन फॉर ड्वार्फ. नाउ तो यहां पर आप बात कर रहे हो इट इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी. तो अगर होमोजाइगोसिटी बढ़ानी है तो केवल एक ही ब्रीडिंग का तरीका है, दैट इज इनब्रीडिंग. नाउ इट इज नेसेसरी टू इवॉल्व द प्योर लाइन इन एनी एनिमल. किसी भी एनिमल में अगर प्योर लाइन चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बोला और फिर बोल रहा हूं, तो केवल एक तरीका है, दैट इज इनब्रीडिंग. नाउ व्हाट डज इनब्रीडिंग डू? इनब्रीडिंग का काम केवल होमोजाइगोसिटी बढ़ाना है. जिस एनिमल में होमोजाइगस अच्छे कैरेक्टर आ गए हैं उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है. जिसमें होमोजाइगस कैरेक्टर आ गए लेकिन वो रिसेसिव क्वालिटी के होमोजाइगस हैं, उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है. नाउ सो इट एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन. What does inbreeding do? ये बेकार के जीन को भी एक्सपोज करेगा तो अच्छे वाले जीन को भी एक्सपोज करेगा, क्योंकि इनब्रीडिंग का काम केवल होमोजाइगोसिटी बढ़ाना है. होमोजाइगस अच्छी क्वालिटी में भी आ सकते हैं और होमोजाइगोसिटी बेकार में भी एक्सप्रेस हो सकती है. नाउ इट एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन. हेलो, इट एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन एंड दे आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन. नाउ एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन. व्हाट यू कैन डू? अभी जो मैंने आपको बताया था, अच्छों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कम अच्छे हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा. सो दिस इज एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन. एंड व्हाट वी डू इज एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन. जो अपने को कम पसंद है उन एनिमल्स को ब्रीड नहीं कराएंगे. नाउ सिलेक्शन एट ईच स्टेप इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी. तो धीरे धीरे इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है. सो राइट नाउ आई टोल्ड यू अबाउट एडवांटेज. नाउ विल टॉक अबाउट डिसएडवांटेज. लुक, मैंने बोला क्लोज. ज्यादा क्लोजली रिलेटेड मेंबर में लंबे टाइम तक क्रॉसिंग करवाना, लंबे टाइम तक इनब्रीडिंग करवाने से एक मुसीबत डेवलप हो सकती है और उस मुसीबत को बोलते हो इनब्रीडिंग डिप्रेशन. लुक,
continued close inbreeding results in inbreeding depression. It results in inbreeding depression. तो inbreeding depression में होता क्या है? It reduces fertility. कंटिन्यूड क्लोज इनब्रीडिंग की वजह से उस एनिमल के अंदर फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लग सकती है। और जब ये मुसीबत आ जाए कि एनिमल के अंदर प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी कम हो रही हो, देन जस्ट गेट इट कि उसमें मुसीबत आ चुकी है एंड द प्रॉब्लम इज व्हाट? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। लुक, when we are talking about inbreeding depression, this is a problem. तो अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है, and the solution is outcrossing. Solution is outcrossing. Listen, what we do in outcrossing, suppose this is a cow of a particular breed. ये मान लो कोई भी एक ब्रीड की काव है और इसमें ज्यादा क्लोजली रिलेटेड मेंबर में ब्रीडिंग करवाने से डिप्रेशन आ गया, तो इसी ब्रीड के अनरिलेटेड, इसी ब्रीड के बहुत दूर के अनरिलेटेड मेंबर के साथ मेटिंग करवा दी जाए। मेटिंग के बाद जो बच्चा पैदा होगा उसको बोलेंगे आउटक्रॉस, एंड ही इज फ्री फ्रॉम डिप्रेशन, एंड ही इज फ्री फ्रॉम डिप्रेशन। तो आउटक्रॉसिंग में क्या कंडीशन है? एक ही ब्रीड के होने चाहिए बट बहुत दूर का होना चाहिए, रिलेशन बहुत दूर का होना चाहिए। तो एक ही ब्रीड के अनरिलेटेड मेंबर के बीच में क्रॉसिंग करवाने से अब जो बच्चा पैदा होगा उसमें डिप्रेशन नहीं होगा, और जो बच्चा पैदा हुआ है उसे बोला आउटक्रॉस। उसे क्या बोला? आउटक्रॉस। नाउ तो यहां पर मैंने बोला सेलेक्टेड एनिमल्स आर मेटेड विद अनरिलेटेड सुपीरियर मेल। हेलो, आई टोल्ड यू अबाउट अ टर्म अनरिलेटेड सुपीरियर मेंबर ऑफ द सेम ब्रीड। लुक, अनरिलेटेड का मतलब क्या हुआ? सपोज दिस इज का, ठीक है, ये एक ही ब्रीड की क्या होगा बेटा? एनिमल्स हैं, एक ही ब्रीड के एनिमल्स हैं, ये एक ही ब्रीड के एनिमल्स हैं। क्लियर? This is the first generation, this is second generation, this is third, this is fourth, this is fifth and this is sixth. ये एक ही ब्रीड के जानवर हैं जिनको ब्रीड करवाते गए। ये फर्स्ट जनरेशन क्लोजली रिलेटेड, सेकंड जनरेशन एक बार फिर रिलेटेड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अगर आप देखोगे जैसे जैसे जनरेशन दूर की होती जा रही है, जैसे जैसे पीढ़ियां सिक्स्थ जनरेशन में आ गई, ये काफी दूर की रिलेशनशिप हो चुकी है। Now, look, this one is closely related. Again, this one is closely related. Even this could be considered. But 4 से 6 जनरेशन के बाद कितना? 4 to 6 जनरेशन, 4 से 6 जनरेशन के बाद इन्हें क्या मान लिया जाएगा? अनरिलेटेड। क्या मान लिया जाएगा? लुक, अगर इस काव के अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आया है, सपोज इस काव के अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आया है, तो इसी ब्रीड के बहुत दूर के रिलेटेड काव मेल के साथ, नॉट काव, उसी ब्रीड के अनरिलेटेड सुपीरियर मेल के साथ क्रॉस करवा देंगे, तो अब जो बच्चा पैदा होगा उसको बोलेंगे आउट क्रॉस। तो अनरिलेटेड के लिए कम से कम 4 to 6 जनरेशन का गैप होना चाहिए। अगर मैंने बोला अनरिलेटेड मेंबर ऑफ द सेम ब्रीड, इसका मतलब उसी जनरेशन में 4 to 6 जनरेशन तक, उसी जनरेशन के अंदर 4 to 6 तक, पेडिग्री जिसकी बात करते हैं जनरेशन की, उसमें कोई एंसेस्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। 4 से 6 पीढ़ी तक कोई एंसेस्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 4 या 6 पीढ़ी का गैप हो, तब उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है अनरिलेटेड। क्या टर्म यूज की जाती है? अनरिलेटेड। अभी अपन ने बात की है इनब्रीडिंग, जो मैंने आपको बताया इनब्रीडिंग में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। लुक, इनब्रीडिंग के अंदर मैंने आपको पहले भी बोला था और मैं फिर वापस बोल रहा हूं, इनब्रीडिंग इज डन टू ऑब्टेन प्योर लाइन, एंड दिस इज डन बिटवीन क्लोजली रिलेटेड मेंबर ऑफ द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। What we want to increase homozygosity in order to get pure line. Now, second type of breeding is outbreeding, or outbreeding is between unrelated member. Outbreeding is between unrelated member. Look, now outbreeding is further of 3 types. Outbreeding 3 तरह की आपने देखी, अब आप देखेंगे outbreeding वापस 3 तरह की जो मैंने आपको बोला है, it is of 3 types. Look, outcrossing, cross breeding and interspecific. Outcrossing,
crossbreeding and interspecific. Look, when we are talking about outcrossing, तो मैंने आपको बोला था जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ जाए, solution is outcrossing. Solution is outcrossing. So first look at the outlines right now. When mating is between unrelated member of the same breed, then this is called outcrossing. I said same breed. When crossing is between different breeds of the same species, then this is termed as crossbreeding. जब एक स्पीशीज की दो अलग अलग ब्रीड के बीच में क्रॉस हो, उसको बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग. इंटरस्पेसिफिक, जब दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में, टू डिफरेंट ब्रीड्स बट दे शुड बी रिलेटेड, टू डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में क्रॉस होता है तो उसको बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. क्या बोलेंगे? इंटरस्पेसिफिक. लुक नाउ, आउटक्रॉसिंग. आउटक्रॉसिंग की बात जो मैंने आपको बताया, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को खत्म करने के लिए बताया था, तो आउटक्रॉसिंग में द कंडीशन इज मेटिंग बिटवीन, मेटिंग बिटवीन सेम ब्रीड, mating between the members of the same breed having no common ancestor, having no common ancestor on either side of the pedigree for 4 to 6 generation. मैंने आपको बोला था अगर इन जानवरों की बात करोगे, इनको क्रॉस करवा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जनरेशन, ये एनिमल एक ही ब्रीड के हैं. कोई भी आपने एक पर्टिकुलर ब्रीड की बात कर ली, चाहे साहीवाल की बात कर ली, चाहे गिर की बात कर ली, कोई भी काऊ की एक ब्रीड ले ली, ठीक, तो एक ही ब्रीड की ये काऊ है. क्लियर? एक ही ब्रीड के एनिमल्स हैं, उनकी ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन एंड सिक्स्थ जनरेशन. लुक, यहां तक दे आर क्लोजली रिलेटेड, लेकिन मैंने आपको बोला 4 से 6 जनरेशन के बाद ये और ये अब अनरिलेटेड कहलाएंगे. नाउ दीज आर टर्म्ड एज अनरिलेटेड. क्लियर? नाउ अगर मुझे इस साहीवाल और इस साहीवाल में क्रॉस करना है सपोज, तो मैं ये देखूं इन दोनों के अंदर 6 पीढ़ी तक कोई एंसेस्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, 4 to 6 जनरेशन पहले तक एंसेस्ट्री कॉमन नहीं है, देन आई विल टर्म इट एज अनरिलेटेड. तभी मैं इसे क्या बोलूंगा? अनरिलेटेड. तो यहां पर मेटिंग बिटवीन अनरिलेटेड के रिलेटेड, unrelated member of the same breed having no common ancestor on either side of the pedigree for 4 to 6 generation. तो 4 to 6 जनरेशन तक जब एंसेस्ट्री कॉमन नहीं हुई, इसका मतलब अब इन्हें बोलोगे अनरिलेटेड. लुक, दिस इज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड. लुक, दिस इज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर whom? जिन जानवर का मिल्क प्रोडक्शन कम है या जिसकी बीफ प्रोड्यूसिंग रेट, जिसकी ग्रोथ रेट बीफ प्रोडक्शन में कम है, उनके लिए दिस इज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड. सो लुक, दिस इज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर द एनिमल्स विच आर हैविंग बिलो एवरेज प्रोडक्टिविटी. विच आर हैविंग विच काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी? which are having below average productivity for either milk production or growth rate in beef. तो जिन जानवरों की प्रोडक्टिविटी नॉर्मल से काफी कम हो, एवरेज से काफी कम हो, उनके लिए बेस्ट ब्रीडिंग मेथड आउटक्रॉसिंग है. तो आउटक्रॉसिंग में ब्रीड तो सेम रही, लेकिन अनरिलेटेड टर्म यहां पर ध्यान रखना जरूरी है. लुक, अगर इसके अंदर डिप्रेशन आ गया और इसी ब्रीड के किसी सुपीरियर के साथ, अनरिलेटेड के साथ क्रॉस करवा दिया, तो अब जो क्रॉस हुआ उससे जो बच्चा पैदा होगा उसे बोलोगे आउट क्रॉस. उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलोगे आप आउट क्रॉस. सिंगल आउट क्रॉसिंग मतलब इस एनिमल की इस अनरिलेटेड सुपीरियर के साथ क्रॉस करवाने पर जो बच्चा पैदा हुआ उसे बोला आउट क्रॉस. एंड दिस आउट क्रॉस इज फ्री फ्रॉम डिप्रेशन. तो जनरली सिंगल आउट क्रॉसिंग से ही इनब्रीडिंग डिप्रेशन खत्म हो जाता है. तो आई होप आउट क्रॉसिंग और इनब्रीडिंग में एक छोटी सी लाइन का डिफरेंस है. क्लोजली रिलेटेड मेंबर ऑफ द सेम ब्रीड एंड अनरिलेटेड मेंबर ऑफ द सेम ब्रीड. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ talking about crossbreeding. Now we'll talk about crossbreeding. Look, as the term itself explains, term खुद अपने आप को बता रही है कि crossbreeding का मतलब क्या है. इसका मतलब दो अलग अलग ब्रीड के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं.
दो अलग अलग ब्रीड के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, लेकिन स्पीशीज तो सेम ही है. लुक, डिफरेंट ब्रीड्स बट ऑफ सेम स्पीशीज. नाउ एग्जाम्पल, I told you about the names of the breeds of cows. काउ के अंदर मैंने आपको कई सारी ब्रीड के नाम बताए थे. एक्सोटिक फॉरेन ब्रीड में मैंने आपको बताया था होल्स्टीन फ्रीजियन, एक मैंने आपको बताया था जर्सी, एक मैंने आपको बताई थी ब्राउन स्विस. याद करो, होल्स्टीन फ्रीजियन मैंने बोला हॉलैंड मतलब नीदरलैंड्स की ब्रीड है. जर्सी जो काउ की ब्रीड है जिस कंट्री को बिलोंग करती, दिस इज इंग्लैंड. और ब्राउन स्विस की बात करोगे, दिस बिलोंग्स टू स्विट्जरलैंड. दीज आर एक्सोटिक, विदेशी एक्सोटिक फॉरेन की ब्रीड्स हैं काउ की. फिर मैंने आपको इंडियन काउ की ब्रीड्स के बारे में बताया था. साहीवाल वॉज द बेस्ट इंडियन ब्रीड, मिल्च ब्रीड. देन आई टोल्ड यू अबाउट गिर एंड ऑल. अब देखो, अगर मैं साहीवाल और ब्राउन स्विस के बीच में क्रॉस करवा रहा हूं, तो क्या मैंने गाय और भैंस के बीच में क्रॉस करवाया है क्या? नो, आई हैव क्रॉस टू डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ काउ. मैंने गाय की दो अलग अलग ब्रीड्स, दो अलग अलग नस्लों के बीच में क्रॉस करवाया है, एंड दिस इज टर्म्ड एज क्रॉस ब्रीडिंग. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हियर वी क्रॉस सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड with the female of other breed, और उससे जो बच्चा पैदा होगा that is termed as cross breed. That is termed as cross breed. तो cross breeding में what we have, desirable qualities of two different breeds. तो क्रॉस ब्रीडिंग में आपको क्या मिली? दो अलग अलग ब्रीड, जो बच्चा पैदा होगा उसमें इस ब्रीड और इस ब्रीड दोनों की क्वालिटी होंगी. Is this clear? So we have the quality of two different breeds with this cross breed. तो ब्राउन स्विस, मेल ब्राउन स्विस को फीमेल साहीवाल के साथ क्रॉस करवाया, तो जो बच्चा पैदा हुआ उसे नाम दिया करन स्विस. उसको क्या नाम दिया? करन स्विस. ये जो क्रॉस ब्रीड डेवलप करवाई थी, ये करवाई थी एनडीआरआई करनाल में. कहां करवाई थी? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल. ये हरियाणा के अंदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडिया का सबसे बड़ा एनिमल रिसर्च इंस्टीट्यूट. नाउ one more important which has been highlighted in NCERT, that is हिसारडेल. याद करो, मैंने आपको शीप की एक ब्रीड बताई थी जिस शीप से वर्ल्ड का बेस्ट वूल मिलता है, दैट वाज मरीनो, इफ यू कैन रिकॉल. सो मेल मरीनो शीप को इंडिया की फीमेल बीकानेरी शीप के साथ क्रॉस करवाया, और जो बच्चा पैदा हुआ उसे बोला हिसारडेल. तो हिसारडेल में इन दोनों की क्वालिटी है कि नहीं? मेरिनो रैम्स, रैम मतलब मेल शीप, ईव्स की बात करोगे मतलब फीमेल शीप. सो मेल रैम ऑफ मेरिनो वॉज क्रॉस्ड विद बीकानेरी ईव्स, और जो आपको क्रॉस ब्रीड मिली उसको बोला हिसारडेल. ध्यान दें, मेरिनो इज ऑलरेडी अ ब्रीड, बीकानेरी ईव्स इज ऑलरेडी अ ब्रीड. दो अलग अलग ब्रीड में क्रॉस करने से जो बच्चा पैदा हुआ है उसको बोला है क्रॉस ब्रीड. ये मेरिनो और बीकानेरी क्रॉस ब्रीड नहीं है, हिसारडेल इज ए क्रॉस ब्रीड. ब्राउन स्विस और साहीवाल ऑलरेडी ब्रीड हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, इनके क्रॉसिंग से जो डेवलप हुई वो क्रॉस ब्रीड का नाम है करन स्विस. नाउ टॉकिंग अबाउट इंटरस्पेसिफिक, नाम खुद बता रहा है, टू डिफरेंट स्पीशीज. व्हेन मेटिंग इज बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज बट रिलेटेड वन, तब इसको बोलोगे इंटरस्पेसिफिक. लुक, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के क्रॉस करवाने से क्या डेवलप हुआ? म्यूल. क्या डेवलप करवाया? म्यूल. इन द सिमिलर मैनर, मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी के क्रॉस से क्या डेवलप हुआ? हिनी. क्या डेवलप हुआ? हिनी. लुक, द साइंटिफिक नेम ऑफ डोंकी इज इक्वस एसिनस एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ हॉर्स इज इक्वस इक्वस. इसका मतलब एक जीनस के अंदर जो स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज मिल रही हैं, दे आर रिलेटेड स्पीशीज. यहां मैंने मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स में क्रॉस करवाया, मैंने डोंकी और काउ के अंदर क्रॉस नहीं करवाया, क्योंकि ये स्पीशीज तो बहुत दूर की हो गई हैं.
So we are talking about the related species. Now, मेल डोंकी फीमेल हॉर्स, इसके क्रॉस से जो डेवलप हुआ उसे बोला म्यूल, लेकिन जब क्रॉस को रिवर्स किया, अब मेल एज अ हॉर्स लिया और फीमेल एज अ डोंकी, तो अब जो डेवलप हुआ उसे बोला हिनी। वो बात अलग है, इट इज अ डिफरेंट पॉइंट कि दीज टू इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स, ये जो आपको मिली हैं, ये बोथ आर स्टेराइल, दोनों की दोनों स्टेराइल हैं, इनके बच्चे नहीं पैदा होते। दीज आर व्हाट? स्टेराइल, इनके बच्चे नहीं हो सकते। इज दिस क्लियर? तो आउट ब्रीडिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। मैंने बोला अनरिलेटेड के बीच में जब भी क्रॉसिंग होगी उसको बोलेंगे आउट ब्रीडिंग। तो अनरिलेटेड मेंबर ऑफ सेम ब्रीड, बिटवीन 2 डिफरेंट ब्रीड्स एंड बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज। इज दिस क्लियर? तो यहां पर आपने आउट ब्रीडिंग के 3 पॉइंट्स देखे, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटरस्पेसिफिक। ये सेम ब्रीड के अंदर ये 2 अलग अलग ब्रीड, और यहां तो स्पीशीज ही बदल गई। इज दिस क्लियर?